विहान अपने रोज़ के टाइम पर जल्दी उठ गया। उठ के जैसे ही बेड पर उसकी नज़र सोफ़े पर सोती हुई नव्या पर गई, छोटे बच्चों की तरह जो नव्या दुबक कर सो रही थी, विहान उसे 5 मिनट ऐसे ही निहारता रहा। अपने मन में सोचने लगा, क्यों तुम मेरे रास्ते में आई, ना तुम मेरे रास्ते में आती और ना मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करता। उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है कि अपने ख़्यालों को झटकते हुए उठ खड़ा हुआ और वर्कआउट करने के लिए निकल गया। विहान लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद वापस कमरे में आया। विहान इस वक्त पूरे पसीने से लथपथ था और टॉवल से अपने बदन के पसीने को पोंछते हुए कमरे में आया। नव्या करवट बदलकर आराम से सो रही थी। विहान की नज़र वापस नव्या की ओर चली गई। आंखें छोटी करते हुए वापस देखने लगा, आखिर ये लड़की कितना सोती है। इतना बोलकर वापस वॉशरूम में चला गया। लगभग 25 से 30 मिनट के बाद वॉशरूम से बाहर निकला और मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। 20 मिनट में रेडी होकर नीचे जाने लगा कि एक नज़र नव्या को देखा, जो अभी भी एकदम गहरी नींद में सोई हुई थी। विहान खुद से बड़बड़ाया, ये न्यूज़ रिपोर्टर है, ऐसे काम करते हैं ये न्यूज़ रिपोर्टर वाले। इन्हें नींद कैसे आती है, आखिर ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। इतना बोलकर विहान रूम से बाहर निकला और नीचे लिविंग एरिया में आया। विहान कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर रीड करने लगा। उतने में दादी इधर उधर टहलते हुए सामने से आकर विहान के पास वाले सोफे पर बैठ गई और विहान को देखकर दादी उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोली, तेरी बीवी कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ दिया, दिखाई नहीं दे रही। विहान बिना दादी की तरफ देखे ही कहा, वो उठी नहीं है, अभी भी सो रही है। विहान कॉफ़ी पीते पीते इतना तो बोल दिया, दादी इतना जल्दी कहाँ शायद बैठने वाली है। उन्होंने विहान को छेड़ते हुए आगे कहा, धूप सर पर आ गई है, ये साहब अपनी बीवी को अभी तक सोने दे रहा है। एक टाइम था जब मैं तेरे दादाजी के लिए सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता पानी सब बना दिया करती थी, उनको रुमाल लेकर जूता तक हाथ में देती थी। और आज का ज़माना देखो, आदमी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और बीवी अभी भी सोई हुई है। विहान तिरछी नज़र से अपनी दादी को देखा और कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए वापस कहा, दादी तब के ज़माने में और अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दादी। अग्रवाल हाउस कनिका ने कबीर को लगातार कॉल कर रही थी। 2 से 3 बार लगातार कॉल किया पर कबीर ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया, जिससे कनिका हार मानकर मायूस हो गई। अपने कमरे में बैठी मोबाइल साइड में रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। इतने में उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। कनिका तुरंत मोबाइल हाथ में लेकर स्क्रीन पर नंबर देखी तो वो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कनिका कॉल रिसीव कर हेलो बोली। ये कॉल किसी और का नहीं, कबीर का था। कनिका ने जैसे ही कबीर की आवाज़ सुनी, उसकी आंखों के कोनों से आंसू आ गया। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कबीर तुम कहाँ हो? तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुझसे तुम बात नहीं कर रहे हो? कनिका के इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ सुनकर कबीर शांत आवाज़ में कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा, मिलकर बात करता हूँ। फ़िलहाल भाई को लेकर मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, पर हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। इतना बोलकर कबीर कॉल कट कर दिया और कनिका मोबाइल पकड़े हेलो हेलो किए जा रही थी। मोबाइल कान के पास से हटाकर देखी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल कट होने की वजह से वो रोने लगी, पर उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि कबीर से उसकी बात हो गई। खुशी के साथ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वहीं मनोहर जी हॉल में बैठे सोच रहे थे, आज अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। अगर वो विहान के घर गए तो क्या होगा? यही ना कि विहान खुराना मेरी बेइज्जती करेगा, धक्के मार के निकाल देगा। जो भी हो, फिर भी मिलने जाएंगे अपनी बेटी से। कितने दिन हो गए अपनी बेटी का कोई खबर नहीं मिला। उन्होंने आज मन बना लिया था कि वो नव्या से मिलने जाएंगे। मेंशन में जब नव्या की आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठकर बेड पर बैठ गई और बेड पर देखी तो विहान नहीं दिखाई दिया, जिस वजह से वो बहुत जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ टाइम बाद वो रेडी होकर जब नीचे आई, विहान ब्रेकफास्ट लिए बैठा था। बाकी के लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। उसी टाइम अनिका जी किचन की तरफ से पराठे लेकर डाइनिंग टेबल के उधर जा रही थी।
उनकी नज़र नव्या पर गई और नव्या को देखकर बोली, बेटा तुम भी आ जाओ, नाश्ता जल्दी से कर लो। मैं किसी को भेजने वाली थी तुम्हें उठाने के लिए, अब तुम आ गई हो तो चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। नव्या को अनिका जी का इतना स्वीट बिहेवियर देखकर उसे अंदर से अच्छा लगता है, पर जब वो विहान को देखती है उसे ये तो पता नहीं चलता कि आखिर ये अनिका जी का बेटा कैसे हो सकता है, क्यों ये इतना डिफरेंट है। आज नव्या का भी दिल कर रहा था कि वो विहान से पूछे क्या उसके फैमिली से आज मिलने जाने दे सकता है, पर वो अंदर ही अंदर से डर भी रही थी। दोपहर के समय नव्या ने सोचा कि वो एक बार विहान को कॉल करके पूछेगी क्या वो आज अपनी फैमिली से मिल सकती है। लाख सोचने के बाद आखिर उसने अपना मन बना लिया कि वो एक बार ज़रूर विहान को कॉल करके पूछे। अगर बिना परमिशन के गई तो वो उसे सज़ा देने में पीछे नहीं हटेगा। इसी खातिर विहान की कॉल एक दो रिंग में ही विहान ने कॉल रिसीव कर लिया और शरारती टोन में कहा, हेलो हनी, क्या हुआ? सुबह देखी नहीं तो मुझे मिस कर रही हो? अब नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, क्या बोले। नव्या विहान की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, वो इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया कि मैं आज अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। मेरा खिलौना कहीं और जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा सुकून हो तुम, और सुकून कहीं जाए ये मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लगता है विहान के पास है इस वक्त कुछ काम नहीं है। वो बहुत रिलैक्स चेयर पर बैठा आगे बोला, वैसे तुम अपने बाबुल का घर छोड़कर उसके अलावा दूसरी भी बातें कर सकती हो। मेरे पास टाइम ही टाइम है। नव्या चिढ़ते हुए बोली, पर मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात करने के लिए। बस मुझे इतना ही पूछना था, क्या मैं जा सकती हूँ? नो बेबी, तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। विहान के मुंह से ना सुनकर नव्या का दिल कर रहा था कि वो कॉल कट कर दे। जैसे उसने कान के पास से मोबाइल हटाने वाली थी कि विहान ने कहा, कॉल कट मत करना, वैसे मैं जानता हूँ तुम बोर हो रही हो घर में अकेली। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे ज़्यादातर मिस कर रही हो। आई एम राइट? तो आज रेडी रहना, हम पार्टी में चलेंगे, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, आज तुम पार्टी में क्या पहनना चाहोगी? आज तुम्हारा डिमांड सर आँखों पर। विहान की बातें सुनकर नव्या कुछ नहीं बोल रही थी और नव्या को कुछ ना बोलता देखकर विहान आगे बोला, इसका मतलब मैं समझ गया कि तुम मेरी पसंद का पहनना चाहती हो। ठीक है, फिर मैं जो भेजूँगा तुम वो पहन के रेडी हो जाना। और इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। इसकी पसंद माय फुट, खुद को क्या समझता है? अगर मेरी फैमिली मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें बताती मिस्टर खुराना। खुराना का बाजा ना बजा देती तो तुम भी क्या याद रखते। कुछ समय बाद ही अनिका जी नव्या के रूम में आई और हाथ में एक पैकेट भी लेकर आई। वो पैकेट विहान ने भेजा था। नव्या जैसे अनिका जी को देखी उठ खड़ी हो गई और आगे बढ़ते हुए बोली, माँ कुछ काम था क्या? आप मुझे बुला लेती, मैं नीचे आ जाती थी। आप क्यों परेशान हो रही है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये विहान ने भेजा है तुम्हारे लिए। नव्या जब उस पैकेट को देखी, अनिका जी ने नव्या की ओर बढ़ते हुए बोली, बेटा ये आज पार्टी के लिए पहन लेना। आज जो पार्टी है सिर्फ बच्चों के लिए है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों जाओ और अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि मालविका आज के ज़माने की है, उसे पसंद नहीं ओल्ड टाइप बर्थडे पार्टी मनाने का। हम बाकी लोग तो उसे पहले ही विश कर दिए हैं और गिफ्ट भी दे दिए, पर वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती है, तो तुम दोनों भी जाकर एंजॉय करो। जल्दी से रेडी हो जाओ। अनिका जी नव्या के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी इस पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखे। इतना बोलकर आंखें झुका दी। उनकी बात सुनकर नव्या भी स्माइल कर दी। अनिका जी उठकर खड़ी होकर बाहर निकल गई और नव्या उस बॉक्स को खोली। उस बॉक्स में एक पिंक कलर का मैक्सी गाउन था, साथ में हाई हील सैंडल और उसको मैचिंग रियल डायमंड के टॉप्स थे। नव्या उस गाउन को उठाकर देखी और खुद से बोली, क्या मैं ये पहन कर जाऊँ पार्टी में? सब मुझे देखकर क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे कभी पहनकर बाहर भी नहीं गई हूँ। उस बॉक्स में एक लेटर भी लिखा था। नव्या ने उस लेटर को खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, तुम्हारी पसंद का कलर लिया हूँ, पिंक कलर। आई होप
तुम्हें पसंद आया होगा। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक ही होगा। नव्या उस ड्रेस को साइड में रखते हुए खुद से बोली, इसे क्या पता मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे तो सारे कलर पसंद है, आया बड़ा पिंक कलर। और इसने मुझे कब देखा कि मैंने पिंक कलर का पहनती हूँ। मुझे यहाँ आए 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं कहाँ बार बार पिंक कलर का पहनती हूँ जो इसे मेरी पसंद को समझने लगा है। ये कुछ भी बड़ा आया पाखंडी कहेगा। शाम का वक्त मालविका ने अपना बर्थडे पार्टी मुंबई के बाहर महंगे रिजॉर्ट में पार्टी रखी थी। उनके इस पार्टी में सिर्फ यंग गेस्ट ही इनवाइट किए गए थे। वो आज खुद को तैयार करने के लिए पूरा दिन लगाती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, कैसे तैयार हो, क्योंकि उसे सबका अटेंशन चाहिए था कि पार्टी में जो भी आए सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे। माना मालविका काफ़ी अच्छी दिखती है और साथ में नखरीली भी है। उसके नखरे को हर कोई जानता है कि वो जल्दी किसी सस्ती चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करती। नव्या पहले वॉशरूम में गई और शावर ली। उसके बाद मिरर के सामने बैठकर तैयार होने लगी। नव्या बहुत ही लाइट मेकअप की थी और बालों की पौनी बनाई। लगभग 25 से 30 मिनट में तैयार हो गई। अब खुद को मिरर में देखकर खुद को देखती रह गई। उस मिरर में खुद को देखते खुद को ही बोली, सच कहते हैं लोग, महंगी चीज़ें इंसान को बदल देती है, सस्ती चीज़ें में हम वही रहते हैं जो हम हैं। नव्या खुद से बड़बड़ा रही थी कि दरवाजे पर तभी नॉक हुआ। नव्या जल्दी से उठकर डोर खोली तो सामने रोमा खड़ी थी। रोमा नज़रें झुकाए बोली, मैम आपको नीचे बुलाया है, चलिए। नव्या ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। इतना बोलकर नव्या खुद को एक बार वापस मिरर में देखने लगी। एक बार अच्छे से खुद को देखकर उसके बाद नीचे आई। नीचे लिविंग एरिया में दादी और अनिका जी दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने नव्या को देखा आते हुए तो अनिका जी खड़ी हो गई। अनिका जी को नव्या को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि यही नव्या है। मानना पड़ेगा उसकी खूबसूरती देखकर। नव्या जब अनिका जी के सामने आकर खड़ी हुई तो अनिका जी ने अपने आंखों का काला काजल निकालकर नव्या के कान के पीछे काला टीका लगाया और बोली, मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। वहाँ पर परदादी चश्मे से घूर घूर कर नव्या को देख रही थी। नव्या दादी के पास जाकर उनके पैर छुई। दादी सिर्फ इतना ही बोली, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। दादी नव्या को नीचे से ऊपर तक देख रही थी पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। नव्या को भी थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिका जी आगे बोली, विहान ने शिव को भेजा है तुम्हें पिकअप करने के लिए। विहान खुद नहीं आया नव्या को लेने, जिस वजह से अनिका जी थोड़ी नाराज़ भी थी। वो चाहती थी कि विहान आए पर वो बिज़ी होने की वजह से वो नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, बेटा जाओ शिव के साथ, तुम्हें विहान वहाँ पर मिलेगा। नव्या ने हाँ में सिर हिला दी और शिव के पीछे चल दी। नव्या शिव के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेज़ रफ्तार में चल दी। दूसरी तरफ विहान भी ऑफिस से निकलकर सीधा ड्राइवर को बोला कि रिजॉर्ट के लिए चलो। लगभग 40 से 25 मिनट के बाद विहान जब रिजॉर्ट, सबसे पहले वो नव्या को देखना चाह रहा था पर नव्या उसे कहीं दिखाई नहीं दी। विहान एंट्रेंस डोर पर खड़ा होकर चारों तरफ नज़र घुमाया जा रहा था पर उसे वहाँ पर नव्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। विहान ने मन में सोचा कि शायद नव्या अंदर पार्टी में मौजूद हो। विहान को देखकर वहाँ पर सभी लोग आगे आकर हैंडशेक दे रहे थे। उतने में राजीव आया और विहान के गले लगकर बोला, ब्रो तुमने आने में देरी किया और भाभी को साथ में नहीं लेकर आए, वो कहाँ है? विहान आश्चर्य से राजीव को देखकर कहा, क्या वो अंदर नहीं है? वो तो मुझसे पहले निकली थी घर से, पर उसे आने में इतनी देर कैसे हो सकती है? विहान अपना मोबाइल निकालकर शिव को कॉल लगाया। रिंग जा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं किया गया, जिस वजह से विहान का गुस्सा और परेशानी दोनों बढ़ने लगा। विहान बार बार वॉच में टाइम देख रहा था। वापस शिव को कॉल लगाया पर तब तक शिव गाड़ी रिजॉर्ट के अंदर लेकर आ चुका था। शिव ने जैसे ही पार्किंग में गाड़ी लगाया और अपना फ़ोन चेक किया तो उसके बॉस का 3 मिस कॉल आ चुके थे। शिव तुरंत अपने बॉस को कॉल बैक किया। विहान अपने हाथ में
मोबाइल लेकर खड़ा ही था कि जैसे ही रिंग की आवाज़ सुना, उसने तुरंत कॉल रिसीव कर तेज़ आवाज़ में बोला, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? विहान शिव को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। विहान ने गुस्से में आगे कहा, अब कुछ बोलोगे भी? शिव ने शांत आवाज़ में कहा, वो हम रिज़ॉर्ट के अंदर आ गए हैं, गाड़ी पार्क में लगा रहा हूँ। वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा देर हो गया। कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? शिव ने कहा, सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। विहान गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। विहान बाहर पार्किंग की ओर बढ़ गया। सामने शिव नव्या को गाइड करते हुए अंदर लेकर आ रहा था। विहान की नज़र जैसे ही सामने से आ रही नव्या पर गई, विहान की नज़र नव्या से हट ही नहीं रही थी जब तक नव्या विहान के सामने आकर नहीं रुकी। शिव ने कहा, बॉस सॉरी, वो ट्रैफिक की वजह से हमें आने में लेट हो गया। शिव की आवाज़ सुनकर विहान अपने सेंस में आया और नव्या से नज़र हटाकर शिव को देखकर सिर्फ गर्दन हाँ में हिला दिया। शिव वहाँ से साइड में जाकर खड़ा हो गया और विहान नव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया और शांत वॉइस में कहा, क्या तुम ठीक हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नव्या अपनी नज़रें नीचे किए बस ना में सिर हिला दी। नव्या अपना हाथ विहान के हाथ में नहीं दे रही थी। उसे ऐसा करता देखकर विहान नव्या का हाथ पकड़कर उसे साथ अंदर लेकर जाने लगा। अंदर पार्टी हॉल में सारे यंगेस्ट ही पार्टी में मौजूद थे। एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे थे। वहीं मालविका आज कहर ढा रही थी, ढाती भी क्यों ना। आज पूरा दिन उसने पार्लर में बैठकर खुद को रेडी करने के लिए तरह तरह के मेकअप ट्राई किया। लास्ट में जाकर फाइनल डिसीजन जिसमें उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने और पूरे मेकअप से चिपचिपा खुद को तैयार की। हॉल के बीचों बीच में केक रखा था। आसपास में सभी लोग जमा हो गए। मालविका की नज़र जैसे ही विहान और नव्या पर गई, उसने लंबी सांस ली, मानो विहान के आने का कब से इंतज़ार कर रही थी। पर जैसे ही उसने नव्या को देखी तो उसका मूड खराब होने लगा। ज़्यादातर तो तब जब उसकी नज़र विहान के हाथ पर गई। विहान नव्या का हाथ पकड़ रखा था। वो देखकर उसका अंदर से बुरा हाल होने लगा। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर उसका हाथ झटक दे। विहान नव्या को लेकर मालविका के सामने जाकर खड़ा हुआ और मालविका को बर्थडे विश किया। नव्या ने भी आगे हाथ बढ़ाकर मालविका को विश किया। मालविका भी हैंडशेक देते हुए चेहरे पर फेक स्माइल नव्या से बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। अगर तुम नहीं आती तो मैं तुमसे बात नहीं करती और अपनी नई नई दोस्ती तोड़ देती। मालविका के मुंह से जैसे ही नव्या ये सुनी, हल्की स्माइल की और बोली, तुम्हें दोस्ती तोड़ने का मैं मौका ही नहीं दूंगी। नव्या के मुंह से ये सुनकर मालविका अपने मन में सोचने लगी, तुमसे दोस्ती माय फुट। इतना बोलकर स्माइल किए जा रही थी। मालविका विहान के करीब जाकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए हो। अरे नव्या, विहान को लाने के लिए थैंक यू। नव्या विहान की तरफ देखने लगी। वो तो जानती थी कि वो अकेले इस पार्टी में आई। उनके दिमाग में चलने लगा, क्यों ना नव्या इंट्रोडक्शन सबसे करवाए ताकि उसकी औकात का पता चले, ये कहाँ से बिलोंग करती है। मालविका चुटकी बजाते हुए बोली, अटेंशन प्लीज़ है सभी लोग, सुनो, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, यानी विहान खुराना की वाइफ है। आप सबने तो खबर सुनी ही होगी। मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, पर हाँ, मैं अपनी दोस्त से तुम सबका इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाना चाहती हूँ। मेरी दोस्ती मतलब तुम सबकी दोस्त है। सभी ने हाँ कहा। तो बताओ, मालविका ने नव्या की ओर देखकर कहा, अपने और अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा कॉलेज, दोस्त, गांव, सभी के बारे में हम जानना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे सभी दोस्त जानना चाहते हैं। मालविका के मुंह से यह सब सुनकर विहान ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता था, तुम्हारी पार्टी में सीवी लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही प्रिंट करवा देता तुम्हारे लिए। विहान नव्या की साइड ले रहा था, जिस वजह से मालविका का खून और भी उबलने लगा। उन दोनों का बर्ताव देखकर नव्या कदम आगे रखकर बोली, हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली के मिर्ज़ापुर गांव में जन्म हुआ मेरा। मैं बहुत छोटी थी तब मैं यहाँ मुंबई में आई। जो वहाँ पर सुकून और प्यार है वो यहाँ पर नहीं है। नव्या मालविका की आंखों में आंखें डालकर बोले जा रही थी, साथ में अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रखी थी और आगे बोली, यहाँ पर तो रोड से लेकर इंसान के लाइफ में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है।
इस बड़े से शहर में अगर कोई मुसीबत में है तो उसका मदद करने के बजाय लोग उससे छुटकारा पाने के लिए दूर भागते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी को भी आधी रात में मदद चाहिए तो सारे लोग मदद के लिए दौड़ने लगते हैं। जो वहाँ पर सुकून है वो यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि लोग चेयर पर बैठकर खाना खाते हैं और गांव के लोग ज़मीन पर, बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं है। नव्या का इतना बोलना था कि एक लड़का ताली बजाने लगा। उस लड़के का ताली बजाता देखकर सभी लोग साथ बजाने लगे। वो लड़का आगे आकर कहा, मिसेस खुराना, आप जिस तरह से बता रही है उस हिसाब से हमें भी मन कर रहा है आपके गांव आने का। वहीं विहान अपने जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसके फेस पर एक स्माइल आकर चली गई जो किसी ने नहीं देखा। मालविका अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, विहान, बताओ तुम्हारी और नव्या की मुलाकात कब और कैसे हुई? अचानक से तुमने शादी कर लिया बिना बताए। हमने अभी तक तो तुम्हारे फ्रेंडशिप लिस्ट मतलब स्कूल कॉलेज तुम दोनों को साथ में नहीं देखा। मालविका की बेहूदगी की बातें सुनकर राजीव को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से मालविका के पास आकर बोला कि तुम ये क्या कर रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो उस पर फोकस करो। और फिर पीछे मुड़कर स्माइल करते हुए सभी लोगों को कहा, चलो अब केक काटने का टाइम हो गया है। राजीव अपनी बहन की आदतों से परे था। उसे पता है कि वो हर जगह अपनी तारीफ और अमीरी ही दिखाती है। उससे बहस करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, जिस वजह से राजीव हमेशा उसे इग्नोर ही करता। मालविका का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि वो केक काटने के लिए उसकी नज़र बार बार नव्या और विहान की ओर जा रही थी। वो मन में सोचने लगी, काश ये लड़की केक की जगह होती तो इस नाइफ से इसे इतना छलनी करती कि यह लड़की पहचान में नहीं आती। उस नाइफ पर उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। मालविका का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। पार्टी में सारे लोग इधर से उधर घूम रहे थे। ज़्यादातर तो लोग ड्रिंक पर ही ध्यान था। कुछ लोग बातें कर रहे थे। विहान के साथ राजीव खड़ा होकर बातें कर रहा था। वहीं वेदिका अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश थी और पास आकर बोली, भाभी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप अकेले आओगे, नहीं तो मैं अपने साथ आपको लेकर आती। मुझे लगा भैया आपके साथ ही आएंगे। नव्या हल्का हंसी और वेदिका के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देर ही सही पर मैं आ तो गई ना। तुम्हारे भाई को कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आए। ठीक है भाभी, आप भी भाई की साइड ज़्यादा मत लो। बिजी वाला किस्सा उन्हें ही सूट करता है, आपको नहीं। इतना बोलकर दोनों हंसने लगती है। मालविका वेदिका और नव्या के पास आई और किसी बहाने वेदिका को कुछ काम देकर वापस से दूसरी ओर भेज दी। मालविका नव्या को अपने साथ पार्टी से बाहर लेकर स्विमिंग पूल के पास से दोनों आए। मालविका बड़े मासूमियत से नव्या से बोली, सॉरी डियर, शायद मुझे तुमसे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सबके सामने नहीं पूछना चाहिए था, पर मैं क्या करती। मैं चाहती थी कि जो हमारे दोस्त हैं, मतलब जब हम छोटे थे, विहान, राजीव और भाई, हमारे जो दोस्त हैं अब वो तुम्हारे भी हैं, इसलिए मैं उनके सामने तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने को कही। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। नव्या मालविका के हाथ पकड़कर बोली, अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हो, पर मालविका के दिमाग में इस वक्त नव्या को लेकर सिर्फ क्रूरता ही भरी थी। मालविका नव्या को अपनी बातों में उलझाते हुए स्विमिंग पूल के उधर ले गई। नव्या आगे आगे चल रही थी। वो अपनी बातों में मगन थी। मालविका उसके पीछे और बातों बातों में मालविका ने बड़ी चालाकी से नव्या को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। नव्या जैसे ही स्विमिंग पूल में गिरी तो ज़ोर से उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज़ आई और पास में खड़ी मालविका के फेस पर स्माइल आ गई। उसे अंदर ही अंदर बड़ा मज़ा आने लगा। ये मनुष्य अच्छा हुआ पानी में गिर गई। 2 मिनट लगातार नव्या चिल्ला रही थी। उसके बाद डूबने लग गई। उसे डूबता देखकर मालविका भी थोड़ी अंदर तक डर गई। शायद कहीं मर ना जाए। अगर ये यहाँ मरी तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा। यहाँ स्विमिंग पूल के पास और कोई नहीं है सिवाय मेरे। मालविका खुद को बचाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए अंदर आई और रोने का नाटक करते हुए तेज़ आवाज़ में बोली, विहान, राजीव, प्लीज़ नव्या को बचा लो, वो पूल में गिर गई है। विहान ने जैसे ही
मालविका के मुंह से ये सुना कि नव्या पूल में गिर गई है। उसके हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास ज़मीन पर फेंक दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास आया। बिना एक सेकंड गवाए वो स्विमिंग पूल में कूद गया। विहान स्विमिंग पूल में कूद कर नव्या को अपनी गोद में उठा लिया और 2 मिनट में उसे बाहर लेकर आया। पर नव्या काफ़ी पानी पी ली थी, जिस वजह से उसे आँख नाक सब जगह पानी भर गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी। विहान उसे बाहर निकाल कर लेटाया। तब तक सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए। नव्या की हालत देखकर सभी को पता चल गया कि उसे तैरना नहीं आता। सभी लोग उसे देखकर परेशान होने लग गए। वेदिका का तो टेंशन के मारे हाथ पैर ठंडे होने लगे। नव्या के गाल पर पूरे बाल बिखरे हुए थे। विहान अपने हाथों से उसके बालों को साइड किया और नव्या के गाल पर थपथपाते हुए कहा, हे वोकअप। वहीं मालविका विहान के पास आकर घबराते हुए बोली, विहान कहीं ये मरेगी तो नहीं ना? अपनी बकवास बंद करो तुम, समझी? विहान नव्या के चेस्ट दबाए जा रहा था, पर नव्या आंखें नहीं खोल रही थी, जिस वजह से विहान परेशान हो गया। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। विहान नव्या के एकदम फेस के करीब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे उठाए। विहान को ये तो पता था कि पंपिंग के ज़रिए पानी निकालते हैं। विहान इस वक्त अपना होश खो बैठा था। उसने नव्या के जबड़े को कस के पकड़ा, उसके होठ अपने होठ पर रख दिए। वहाँ पर जितने लोग थे सब ये नज़ारा देख रहे थे, पर वहीं मालविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उससे ये देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। विहान एक हाथ नव्या के सर के पीछे से पकड़ा तो दूसरा हाथ उसके जबड़े की पकड़ मुंह से सेसिस्टेशन वेंटिलेशन ब्रीथिंग देने लगा। विहान के ऐसा करने से नव्या के मुंह से तुरंत पानी निकलने लगा। नव्या धीरे धीरे आंखें खोलने लगी, पर उसे सामने धुंधला सा दिख रहा था। विहान नव्या को पूरी तरह से जकड़ रखा था और नव्या लगातार 2-3 बार मुंह से पानी निकाले जा रही थी। जब नव्या पूरी तरह से आंखें खोलकर विहान को देखी तो देखती रह गई, क्योंकि विहान नव्या के एकदम करीब था। सिर्फ 1-2 इंच का ही फर्क था। कुछ वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। नव्या को आंखें खोला देखकर विहान के दिल को तसल्ली होने लगी। ना जाने क्यों, पर आज उसके फेस पर अचानक से स्माइल आ गई। विहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी जंग जीत लिया हो। उसे खुशी भी मिल रहा था, क्योंकि कुछ पल के लिए विहान डर गया था। नव्या की हालत देखकर विहान को खुशी तो हो रही थी, पर उसने जाहिर नहीं किया। करता भी कैसे, विहान तो विहान है। विहान के सिर के बाल से पानी नव्या के फेस पर गिर रहा था, जिस वजह से नव्या की आंखों की पलकें झपक रही थी। विहान ने अपने हाथ से नव्या के मुंह पर से पानी साफ किया और उसे उठाकर रिजॉर्ट के अंदर ले जाने लगा। उन दोनों को जाता देख सभी लोग भगवान का शुक्र मनाने लगे कि नव्या को होश आ गया। विहान नव्या को लेकर रिजॉर्ट के अंदर एक कमरे में लेकर गया। नव्या को चेयर पर बैठा दिया। 5 मिनट वेट करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ। तब तक तुम अपने कपड़े निकाल लो। नव्या को वापस उठाकर वॉशरूम के बाहर खड़ा किया। जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। नव्या ने जैसे ही डोर ओपन की अंदर जाने के लिए, विहान बोल पड़ा, रुको। हाँ, और तुम पुल के पास क्यों गई और पुल में कैसे गिरी? विहान का क्वेश्चन सुनकर नव्या सोचने लगी। उसे पूरा यकीन था कि मालविका ने ही उसमें पुल में धक्का दिया था, पर नव्या ये बात किसी को बोल नहीं सकती, क्योंकि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। नव्या को इस तरह सोचता देखकर विहान ने आगे कहा, कहाँ खो गई तुम? कहीं सुसाइड करने का इरादा तो नहीं था ना? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पहले ही बता देना, तुम्हारे लिए कोई अच्छा प्लेस देखकर बता दूंगा। नव्या धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर चली गई। कपड़े निकाल टॉवल से बदन साफ की। जब बाथरोब पहनी तो वो बाथरोब बहुत छोटा था, नव्या के थाई तक आ रहा था। उसे बहुत अजीब लगने लगा, पर वो ऐसे ही पूरा टाइम नहीं रह सकती थी। सब बातों को झटकते हुए बाहर निकली। लगभग 10 मिनट के बाद जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो नव्या बाहर निकली तो विहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि जल्दी से ड्रेस भेज दो। दरवाजे की आवाज़ से विहान वॉशरूम की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।